हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो जब हमें अगर कोई भी टाइम इंटरवल मेज़र करना है, मतलब अगर मैंने आज खाना खाया तो खाना खाने में मुझे कितना टाइम लगा, कितनी देर लगी, जितनी देर लगी उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम इंटरवल। और वो टाइम इंटरवल हमें मेज़र करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लॉक की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें उसके लिए क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लॉक का भी कुछ एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, और अभी हमारी कंट्री में जो स्टैंडर्ड टाइम एक्सेप्टेड है वो कौन सा टाइम? एटॉमिक। कौन सा टाइम एक्सेप्टेड है? एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। जो स्टैंडर्ड अभी हमारे इंडिया में एक्सेप्टेड है और जनरली इंटरनेशनली भी यही एक्सेप्टेड है। तो जो एक्सेप्टेड है वो कौन सा स्टैंडर्ड है? एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। इस एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का बेसिस पर ही जो सीजियम क्लॉक होती है, कौन सी क्लॉक? सीजियम क्लॉक। कौन सी क्लॉक की बात कर रहे हैं हम? सीजियम क्लॉक की बात कर रहे हैं, या इसी को हम एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक क्लॉक। सीजियम क्लॉक बोलो या एटॉमिक क्लॉक बोलो, दोनों बात एक ही है। तो अगर हम सीजियम क्लॉक की बात करें तो जो सीजियम क्लॉक है वो उसका बेसिस क्या है? एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, कि उसी के बेसिस पर सीजियम क्लॉक बनी है। तो सीजियम क्लॉक में क्या होता है? सीजियम क्लॉक बहुत बड़ा साइज़ होता है वैसे उसका, ऐसे हमारी छोटी सी, ऐसा नहीं कि ये जो मैंने हाथ में पहनी है इतनी छोटी सी क्लॉक होती है। उस क्लॉक का साइज़ बहुत बड़ा होता है। वो हमारे इंडिया की पर्टिकुलर लेबोरेटरीज़ में ही रखी हुई है। अब उस क्लॉक के अंदर क्या होता है? उस क्लॉक के अंदर होता है एक सीजियम एटम। सीजियम 133 एटम होता है, और उस एटम के जो पीरियोडिक वाइब्रेशन होते हैं, कौन से वाइब्रेशन? पीरियोडिक वाइब्रेशन। तो उन पीरियोडिक वाइब्रेशंस पर ही बेस्ड हमने किसको डिफाइन किया है? 1 सेकंड को डिफाइन किया है। उसी के बेसिस पर किसको डिफाइन किया है? 1 सेकंड को। अब उसे डिफाइन कैसे किया है कि सपोज़ करो हमारे पास एक सीजियम का ये क्या है? एक एटम है। इस सीजियम के एटम में ये क्या है? हमारा ग्राउंड लेवल। अब सबसे पहले तो पीरियोडिक वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट है इस टाइप से ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो मतलब क्या कर रहा है? वाइब्रेशन। अब पीरियोडिक बिल्कुल मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, और इसके डेफिनेशंस और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब पीरियोडिक क्या होता है ये और आगे चैप्टर नंबर 14-15 में आप पढ़ेंगे कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर अपने आपको पर्टिकुलर टाइम में अगर रिपीट कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक। पीरियोडिक वाइब्रेशन से मतलब ये हो गया कि ऐसे वाइब्रेशन जो अपने आप को हर एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो ये सपोज़ करो हमारे पास सीजियम एटम है, सीजियम 133 एटम है। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसमें हमने किसकी बात की? ग्राउंड लेवल की। किसकी बात की? ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल में भी बहुत सारे सब हाइपर फाइन लेवल होते हैं। उसके अंदर भी, इस ग्राउंड लेवल के अंदर भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। उस ग्राउंड लेवल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? सपोज़ करो ये एक लेवल है, एक दूसरा लेवल है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताते हैं कि अगर ग्राउंड लेवल में 2 हाइपर फाइन लेवल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आया, गया, नीचे गया, आया। तो ये बार बार वो क्या कर रहा है? वाइब्रेशन। इस टाइप से वो वाइब्रेशन करे, और कितने अगर वाइब्रेशन करे? वो वाइब्रेशन करे 9192631770। अगर इतने वाइब्रेशन के सीजियम के एटम में ग्राउंड लेवल के हाइपर फाइन्स लेवल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? पीरियोडिक वाइब्रेशन कर रहा है। और कितने वाइब्रेशन करें कि यहाँ नीचे से ऊपर गया, वापस नीचे आया, ये एक वाइब्रेशन हुआ। ऐसे कितने वाइब्रेशन करें? 9192631770। मतलब अप्रोक्सीमेट ये कितना है? ये 19 बिलियन के इक्वल है।
ये वैल्यू किसके इक्वल है, 9 बिलियन के इक्वल। तो 9 बिलियन वाइब्रेशंस जब वो करेगा एटम, बहुत स्पीड से वो वाइब्रेशन करता है, तो जब वो अप्रोक्सीमेट 9 बिलियन वाइब्रेशन कर देगा, तो 9 बिलियन वाइब्रेशन करने में उसे जितना टाइम लगेगा उस टाइम को ही क्या कहा है, 1 सेकंड। इस टाइप से 1 सेकंड को डिफाइन किया है कि सीजियम का एटम है, सीजियम के एटम में ग्राउंड लेवल में कि जो सब हाइपरफाइन लेवल्स है, उन सब हाइपरफाइन लेवल्स में इलेक्ट्रॉन को पीरियोडिक वाइब्रेशन करने में कितने पीरियोडिक, इतने 9 बिलियन के समथिंग वाइब्रेशंस करने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को ही क्या कहा है, 1 सेकंड कहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि हमने सीजियम 133 एटम ही क्यों लिया, उसके अलावा दूसरा एटम क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशंस होते हैं उसका टाइम बहुत ही एक्यूरेट होता है। ऐसा नहीं कि वो कभी स्पीड में वाइब्रेशन करेगा, कभी स्लो हो जाएगा, कभी स्पीड बढ़ा लेगा। उसकी स्पीड हमेशा, उसके वाइब्रेशंस हमेशा कांस्टेंट होते हैं, हमेशा सेम स्पीड से ही वो वाइब्रेशन करता रहेगा। इसके वाइब्रेशन बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। अब उसके बाद जैसे कि हमारे ये हाथ में जो घड़ी होती है, इसमें भी 2 टाइप की घड़ी होती है। एक तो होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे बनी हुई और एक बैलेंस व्हील पर। कि इसमें भी क्या है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने इतने, अगर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर बेस्ड कोई हमारे हाथ घड़ी है तो उसमें क्या होता है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने इतने वाइब्रेशन करे, जो भी है 5, 10, 15, 20, इतने वाइब्रेशंस को हमने बोल दिया कि वो कितना है, 1 सेकंड। या अगर वो बैलेंस व्हील वाली वॉच है तो बैलेंस व्हील ने इतने राउंड कंप्लीट किए, तो उन राउंड्स के 5 राउंड कंप्लीट कर दिए तो उसको बोल दिया 1 सेकंड। तो इसी टाइप से ये डिफाइंड है। अब जो हमारे इंडिया है, इंडिया में एक हमारी लेबोरेटरी है। कौन सी लेबोरेटरी? उसका नाम है नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NPL, जो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। तो वहाँ पर एक सीजियम क्लॉक रखी हुई है और ऐसे 4 सीजियम क्लॉक के सेट से हमारे इंडिया का एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेट होता है, फिक्स होता है। और वो जो वॉच है वो बहुत बड़ी होती है, ऐसा नहीं कि इतनी सी छोटी सी वॉच है, वो बहुत बड़ी वॉच होती है। उसके अंदर, उस वॉच के अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यही सीजियम एटम का कॉन्सेप्ट है कि वो वाइब्रेशंस के बेसिस पर क्या होता है, टाइम डिफाइन होता है। और इसी के साथ एक चीज़ और होती है फ्रिक्वेंसी, जिसको कैसे डिफाइन किया है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 टाइम। तो अगर हमने टाइम को डिफाइन कर लिया तो इसी पे बेस हम फ्रिक्वेंसी को भी डिफाइन कर सकते हैं, जो इस फ्रिक्वेंसी को भी आप नेक्स्ट चैप्टर्स में, मतलब 14-15 चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने क्या कहा कि ये जो सीजियम एटम है, यह सीजियम एटम ही क्यों लिया? क्योंकि सीजियम एटम में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। कितने एक्यूरेट होते हैं? इसके एक्यूरेसी लेवल होते हैं +-1 × 10⁻⁻13 सेकंड। ठीक है, या इसी को हम और दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं 1 पार्ट ऑफ 10⁻13 सेकंड। ये क्या है, 10⁻−13 है, यहाँ क्या है 10⁻+13। 10⁻+13 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट 1 ट्रिलियन। 10⁻13 का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट 1 ट्रिलियन। ट्रिलियन मतलब क्या होता है, देखो 10 लाख, 10 लाख बराबर कितना होता है, 1 मिलियन। फिर उसके बाद 1000 मिलियन इज इक्वल टू होता है 1 बिलियन, और 1000 बिलियन इज इक्वल टू होता है 1 ट्रिलियन। 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन, 1000 मिलियन किसके इक्वल होता है, 1 बिलियन, और 1000 बिलियन को ही हम क्या कहते हैं, 1 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन सेकंड में, कि जब कितने सेकंड निकल जाए 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन मतलब 1 के बाद कितने ज़ीरो, 13 ज़ीरो। 10⁻13 का मतलब क्या है, 1 के बाद कितने ज़ीरो, 13 ज़ीरो। तो जब 1 ट्रिलियन सेकंड निकल जाएंगे तो उसमें सिर्फ 1 सेकंड का एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब 1 ट्रिलियन सेकंड में 1 सेकंड या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है किसकी, एटॉमिक क्लॉक की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीजियम क्लॉक की। सिर्फ 1 सेकंड का डिफरेंस आ सकता है। कब? ये कि 1 सेकंड या तो ज़्यादा हो जाए, प्लस माइनस का मतलब क्या है, 1 सेकंड या तो ज़्यादा हो जाए, 1 सेकंड या तो कम हो जाए। यहाँ पर हमने 10⁻−13 का मतलब क्या है कि 1 सेकंड का कौन सा हुआ हिस्सा, 1/10⁻13 सेकंड, कि 1 सेकंड में सिर्फ इतने सेकंड का डिफरेंस आता है। या ये ज़्यादा, इसको तो छोड़ दो आप, ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि जब 1 ट्रिलियन सेकंड पास हो जाएंगे तब सिर्फ 1 सेकंड या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। इसको और इजी लैंग्वेज में अगर हमें समझना है तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 साल में
1 ईयर में सिर्फ 3 माइक्रो सेकंड का डिफरेंस आ सकता है। 3 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। कि जब एक साल निकल जाएगा तब कितने सिर्फ सेकंड का डिफरेंस आएगा, 3 × 10⁻⁻6। -6 है ना, मतलब इसका मतलब फिर से वही 1 सेकंड से भी बहुत छोटा, कि एक साल जब निकल जाएगा तब भी उस घड़ी की गलती में सिर्फ कितना फ़र्क आएगा, 1 सेकंड से भी बहुत छोटा। कितना छोटा ये है, इसी को हम लिख सकते 3 × 10⁻6, मतलब 6 मतलब वही 1 के बाद 6 ज़ीरो लगा दो। 1 के बाद कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख। कि 1 सेकंड का जो 10 लाखवां हिस्सा रहेगा, 1 सेकंड का जो 10 लाखवां हिस्सा रहेगा, सिर्फ उतना फ़र्क आएगा एक साल में। अब जो हमारा NPL है, नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी, इसका काम काज ही ये होता है कि वो जो भी नेशनल फिज़िकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, टाइम का स्टैंडर्ड हो या फिर लेंथ का हो या मास को, इन सभी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखे, उनकी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखे। उनका जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी कि भाई ये 1 kg है तो 1 kg को कैसे डिफाइन किया है, उसको मॉडिफाई करते रहे, इन सब चीज़ों का जिम्मा उसके ऊपर है। अब इसके बाद जो सेकंड की डेफिनेशन है वो बहुत ही एक्यूरेट डेफिनेशन है, उसी पर बेस्ड फिर किसकी डेफिनेशन दी गई, लेंथ की डेफिनेशन। उसी पर बेस्ड किसकी डेफिनेशन दी गई, लेंथ की डेफिनेशन। तो उसी पर बेस्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या दी कि 1 मीटर, कि 1 मीटर को हमें डिफाइन करना था। तो 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया कि 1 देखो मैंने लिख के रखा है, कितना लिखा है, 299792458, कि जो सनलाइट है, सनलाइट 1/299793458, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट 30 करोड़ के इक्वल है। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, 30 करोड़। कि 1 सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में, 1 सेकंड के 1 सेकंड के अगर हम 30 करोड़ इक्वल पार्ट्स कर दे, 1 सेकंड के कितने पार्ट्स करें, 30 करोड़ इक्वल पार्ट्स अगर कर दे, तो लाइट उस पार्ट में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस टाइम में, 1 करोड़ के 30 करोड़वें, 1 सेकंड के 30 करोड़वें हिस्से में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, उस डिस्टेंस को ही हमने कैसे डिफाइन किया है, 1 मीटर। अब ये बात हो गई। अब इसके बाद जो तुम्हारी बुक में 3 वो दी हुई है टेबल्स, 2.3, 2.4, 2.5, उसमें सब गिवन है कि ये लेंथ, कि ये सबसे छोटी लेंथ है, ये सबसे बड़ी लेंथ है, ये सबसे, या यूँ कहीं ये सबसे छोटा साइज़ है, कि किसका साइज़ सबसे छोटा होता है, कि प्रोटॉन का साइज़ सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा साइज़ यूनिवर्स का है। फिर उसके बाद सबसे छोटा टाइम, सबसे बड़ा टाइम, कि अगर कोई पार्टिकल है, जो सबसे अनस्टेबल पार्टिकल है इस यूनिवर्स में, उसका टाइम कितना रहता है, उसका लाइफ टाइम कितना है। फिर इस सबसे बड़ा टाइम किसका रहेगा, वही यूनिवर्स का। फिर मास की भी गिवन है कि सबसे छोटा मास किसका होता है, एटम का, या सबसे छोटा मास होता है इलेक्ट्रॉन का, और सबसे बड़ा मास फिर से वही किसका रहेगा, यूनिवर्स का। तो इन सभी के अगर हम रेशो निकालें, ठीक है, रेशो निकालें हम, किसका रेशो निकालें, अगर हम निकाल लें रेशो ऑफ, किसका रेशो निकाले, चलो बिगेस्ट टाइम अपॉन स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का अगर हम रेशो निकालें, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का रेशो निकालें। तो अगर हम टाइम के लिए बात करें, ठीक है, अगर टाइम के लिए रेशो निकालें तो सबसे छोटा लाइफ की टाइम किसका होता है, जिस पार्टिकल का सबसे छोटा लाइफ टाइम होता है उसका लाइफ टाइम होता है हमारे पास कितना होता है, देखो मैंने ये भी सब मैं लिख के रख लेता हूँ, वो होता है 10⁻⁻24। और सबसे बड़ा लाइफ टाइम किसका है, इस यूनिवर्स का, वो कितना है, 10⁻17। ठीक है, बड़ा ऊपर लिखना है, सबसे बड़ा है यूनिवर्स का और सबसे छोटा है जो अनस्टेबल पार्टिकल है उसका। तो यूनिवर्स का टाइम है 10⁻17, और स्मॉलेस्ट का जो टाइम है, जो सबसे अनस्टेबल पार्टिकल है, उसका टाइम कितना होता है, 10⁻⁻24। इन दोनों का रेशो निकाला, ये माइनस है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो जाएगा, 10⁻17 इंटू 10⁻+24। बेस सेम होने पर पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो 17 + 24 कितना हो जाएगा, 10⁻41 सेकंड। ये सब ठीक है, रेशो में ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, 10⁻41। ये हमने किसके लिए निकाला, टाइम के लिए।
अब अगर हम किसके लिए निकालें, मास के लिए निकाल ले, क्या किस साइज़ के लिए निकाल ले, इसके बाद हम लेंथ के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। अब लेंथ के लिए क्या होता है, सबसे छोटी लेंथ या यूँ कहें सबसे छोटा साइज़ होता है प्रोटॉन का। कितना साइज़ होता है उसका, सबसे छोटा, छोटा नीचे आ जाएगा, उसका साइज़ होता है 10⁻⁻15। और सबसे बड़ा साइज़ ऊपर, सबसे बड़ा साइज़ होता है यूनिवर्स का। कितना होता है उसका साइज़, 10⁻, कितना गिवन है 26। उन दोनों का हमने रेशो निकाला, तो ये 15 इधर माइनस में ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10⁻26 इंटू 10⁻+15। 26 + 15 बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन, तो 26 + 15 कितना हो जाएगा, फिर से 41। टाइम का रेशो निकाल लिया, सबसे बड़े और छोटे टाइम का रेशो निकाला, सबसे बड़ी लेंथ और सबसे छोटी लेंथ का या साइज़ का हमने रेशो निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं क्या बच गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास। सबसे छोटे मास और सबसे बड़े मास और सबसे छोटे मास का रेशो निकालते हैं। तो सबसे बड़ा मास किसका है, सबसे बड़ा मास है यूनिवर्स का। कितना है 10⁻55 kg। ये दोनों वैल्यू किस में थी, मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल आ गया, रेशो का कोई यूनिट नहीं है। ये मास किस में है, kg में। और सबसे छोटा मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है 10⁻⁻30 kg। kg से kg कैंसिल, 10⁻55 इंटू 10⁻+30, नीचे से ऊपर गया, न्यूमरेटर से डिनोमीटर में, डिनोमीटर से न्यूमरेटर में। जब भी किसी वैल्यू को ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस था ऊपर ले गए प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 10⁻55 + 30 कितना हो जाए 10⁻85, ठीक है। इसी को हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 10⁻84। एक पावर से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 84 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 41 इंटू 42 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी को हम लिख लें 10⁻42 इंटू 2, ये लिख दिया मैंने। पावर 42 की पावर कितनी लगा दी, 2 लगा दी। क्यों लगाई, क्योंकि पावर की पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 42 इंटू 2 फिर से कितना आ जाएगा 84। तो यहाँ पर भी कितना आ गया 42, यहाँ भी कितना आ रहा है 41, यहाँ भी कितना आ रहा है 41। तो सबसे बड़ा मास और सबसे छोटा मास, सबसे बड़ी लेंथ और सबसे छोटी लेंथ या साइज़, और सबसे बड़ा टाइम और सबसे छोटा टाइम, इन सभी का हमने रेशो निकाला। तो देखो सभी का रेशो कितना आ रहा है 10⁻41, 10⁻41, 10⁻42। तो क्या इनके पीछे कोई एक रीज़न है, यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इसका आंसर अभी खोजा जा रहा है। तो देख लेते इस टॉपिक में और कुछ बचा तो नहीं। तो ठीक है, इस टॉपिक में तो अभी तक तो आई थिंक कुछ भी नहीं बचा है। तो इस टॉपिक में तो और कुछ नहीं बचा है, तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। ये क्या है 41 है, 42 है, इसको हम वही अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, इसको क्या किया 84, इसको अप्रॉक्सीमेट 85 को क्या कंसिडर कर लिया है 82, 85 को अप्रॉक्सीमेट 82 कंसिडर कर लिया है। और इसको बुक में इन्होंने 41 के पावर 2, यहाँ भी 41, यहाँ भी 41, यहाँ भी 41 आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय।